मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जिसमें हमने तुलनात्मक शारीरिक के बारे में पढ़ लिया, वर्गीकी, प्राणिकी, कारिकी एवं जैव रसायन, जीवाश्म की, जैव भूगोल, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं बायोजियोग्राफी के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। बायोजियोग्राफी एंड इवोल्यूशन हमने पढ़ लिया था। अब हम शुरू कर रहे हैं 8th, ये है एविडेंस फ्रॉम जेनेटिक्स। आनुवंशिकता से क्या क्या प्रमाण मिल रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें हम आनुवंशिकता पढ़ेंगे, आनुवंशिकता से कोशिका विज्ञान और कोशिकानुवंशिकता के बारे में हम अध्ययन करेंगे, तो उसमें हम कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। अब आनुवंशिक जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन किस किस से आता है? दो प्रकार से आ सकता है। फर्स्ट है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन को पुनर्योजन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्रोमोसोम के कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो उसमें खंडों का आदान प्रदान होता है, तो इससे अलग अलग कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। किसी में थोड़ा सा खंड का आदान प्रदान होता है, किसी में पूरा होता है। क्रॉस लिंक जहाँ होती है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो उस प्रकार यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, जिसमें गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान होता है। तो ये गुणसूत्र वाला खंड जो है इसके अंदर फंस जाता है, तो इसको अपन ऐसे बना सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे इसका और इसका ये दो आम जो हैं इनका आदान प्रदान हो जाता है। तो इस प्रकार को कहा जाता है पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन। ये दूसरा प्रोसेस और है जिसके द्वारा भी वेरिएशन होता है, और वो वेरिएशन होता है म्यूटेशन की वजह से। वेरिएशन होता है म्यूटेशन की वजह से। अब अगर म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन में क्या हो सकता है? म्यूटेशन हो सकता है डिलीशन की वजह से। कोई भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, डिलीशन हो जाए, है ना, उसका अगर इन्वर्जन हो जाए, उल्टा चिपक जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसकी कॉपी बन जाए, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से म्यूटेशन के द्वारा भी क्या होता है? वेरिएशन आ जाता है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंजेस हो जाता है, और चेंजेस होने की वजह से ये म्यूटेशन जो होता है में भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और नहीं भी जा सकता है। क्योंकि म्यूटेशन कई बार ऐसे होते हैं, या फिर हम बात करें म्यूटेशन जो होते हैं उसमें एनिमल सर्वाइव ही नहीं कर पाता कई बार, तो वो अगली पीढ़ी में कॉज ही नहीं कर पाता डिजीज़, और म्यूटेशन की वजह से ही जनरली बहुत ज़्यादा डिजीज़ होती हैं। इसमें अगर हम बात करें कि क्रॉप्स में इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, क्रॉप में क्या क्या एविडेंस मिले हैं जेनेटिक्स के, तो हम बात करें ट्रिटिकम की। ट्रिटिकम या फिर गेहूं की वैरायटी जो है ट्रिटिकम एस्टिवम, वो है हेक्साप्लॉइड। क्या है? हेक्साप्लॉइड है। तो हेक्साप्लॉइड कैसे बनी होगी? हो सकता है कि 3 वैरायटी, वाइल्ड वैरायटी जो रही होगी, इन तीनों का जीन जो है एक में आया होगा, जिससे 6X यानी कि हेक्साप्लॉइड षटगुणित प्रजाति बनी होगी, जिसको हम बोलते हैं आज ट्रिटिकम एस्टिवम, जो हम आज खाने में यूज़ करते हैं। इसी के साथ गॉसिडियम हिर्सुटम यानी कपास की जो वैरायटी है उसमें भी पॉलीप्लॉइडी हुई है। एंड टोबैको के अंदर, जिसको निकोशियाना टोबैकम कहा जाता है, उसमें भी पॉलीप्लॉइडी हुई है। अब ये पॉलीप्लॉइडी तो समझ में आ गया कि हेक्साप्लॉइड बनता है ना, 4X भी हो सकता है, 3X भी हो सकता है, 8X भी हो सकता है, ये तो समझ में आई यहाँ तक की बात। अब क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है, जब जाइगोट क्या होता है? 2N होता है, 2N में फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4N कोशिकाएं बनती है ना। तो वहाँ अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, अगर हम बात करें कि ये क्रोमोसोम है, अब यहाँ क्रोमोसोम जो है इस सिस्टर क्रोमेटिड, ये सेपरेशन होगा, मतलब कैरेक्टर जो है वो सेग्रीगेशन होगा। तो इसमें समझ लो, इसमें ये आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ होगा कि जिसमें X में वृद्धि हो जाए, तो क्या करेंगे? इसको यहाँ से इसको हटाओ और इसको यहाँ ऐड कर लो। तो यहाँ पे तो कुछ गया ही नहीं, तो ये तो सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो है दोनों जो पेयर्स हैं वो चले गए, यानी कि पूरा एक पेयर जो है, एक इसका और एक इसका, ये यहाँ चला गया। तो यहाँ पे क्रोमोसोम सब में देखो एक एक है, लेकिन यहाँ पे 2 हो गए। तो इस वजह से जो है ऐसे अर्धसूत्री विभाजन के अंदर वेरिएशन हो जाता है, किसी में डिलीशन हो जाता है, किसी में डुप्लीकेशन हो जाता है। इस वजह से वहाँ पे हेक्साप्लॉइड वैरायटी बनती है, या षटगुणित या पॉलीप्लॉइडी वैरायटी बनती है। अब हम बात करें कि जो भी
उत्परिवर्तन होता है, म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनमें इन्वर्जन हो सकता है, व्युत्क्रम में जुड़ सकता है, ट्रांसलोकेशन हो सकता है। तो इस प्रकार जो है जीवों के अंदर अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलता है। इसमें स्टडी कर रखा है ड्रोसोफिला के अंदर कि गुणसूत्र का टूटना और वापस उसी भाग में जुड़ जाना या किसी और गुणसूत्र के ऊपर जाकर जुड़ जाना, तो इससे क्या होता है गुणसूत्र की संख्या में क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं, परिवर्तन आ जाता है। और ये परिवर्तन देखा गया है कंपोजिटी फैमिलीज के मेंबर्स के अंदर, जैसे क्रैपिस के अंदर देखा गया है, ड्रोसोफिला के अंदर देखा गया है, टिड्डे के अंदर देखा गया है, छिपकली के अंदर देखा गया है। और इस वजह से वहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम नंबर या तो संख्या में बढ़ गए या कम हो गए। इस प्रकार ये क्रोमोसोम नंबर का बढ़ना और कम होना जो है यहाँ पे हमें एविडेंस मिला है। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं हम। ये हमारा कल का कंपैरेटिव स्टडी वाला कंप्लीट हो गया है, जो कल अधूरा रह गया था क्योंकि कल की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी हमारे। आज का हमारा टॉपिक है एविडेंस फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एविडेंस फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आणविक जैविक के प्रमाण। इसमें पहले हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन्स। अमीनो एसिड का सीक्वेंस ज्ञात करना है और प्रोटीन्स के अंदर होता है अमीनो एसिड। तो इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी जीव है जैसे मानव, घोड़ा, गाय, सूअर, खरगोश, इन सब का हम क्या लेंगे, कोई भी प्रोटीन लेंगे। हमने यहाँ पे जो प्रोटीन ली है वो लिए हीमोग्लोबिन, क्योंकि सब में खून होता है ना, लाल रंग का ही होता है, तो हमने हीमोग्लोबिन को लिया। तो हीमोग्लोबिन को लेने के पश्चात क्या किया हमने, यहाँ पे स्टडी की, स्टडी करके इनका कंपेरेटिव हमने इसको एनालिसिस किया कि कौन किससे कितना मैच कर रहा है और कैसे हीमोग्लोबिन की जो प्रोटीन होती है ना, अल्फा होती हैं, बीटा होती हैं, डेल्टा होती हैं, गामा होती हैं, है ना, ओमेगा होती हैं, ये अलग अलग प्रोटीन्स की सब यूनिट्स अलग अलग में अलग अलग पाई जाती हैं। तो ये कैसे डेवलप हुई होगी उसको हम पता करते हैं। इसमें अगर एविडेंस की बात करें कि हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन्स है उसमें अमीनो एसिड के जो सीक्वेंस होती हैं, सीक्वेंस है उसकी यहाँ पे स्टडी करी, तो उसमें हमने पता किया कि गोरिल्ला जो हैं वो मानव से ज़्यादा सिमिलर है। ज़्यादा सिमिलर क्यों है, क्योंकि वहाँ पे केवल एक ही न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो चेंजेस है, बाकी सारा सेम है। तो 99% सिमिलर है गोरिल्ला से। तो इसलिए माना जाता है कि जो मानव है उसका पूर्वज कौन रहा होगा, उसका पूर्वज रहा होगा गोरिल्ला। हमारे पूर्वज कौन थे, गोरिल्ला रहे होंगे। तो ऐसे हम पता लगाते हैं अमीनो एसिड सीक्वेंस को जो है स्टडी करके। सेकंड की अगर हम बात करें, ये हो गया फर्स्ट कंप्लीट हमारा अमीनो एसिड सीक्वेंस। सेकंड है इवोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन प्रोटीन। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस प्रोटीन्स के अंदर। अब इसमें क्या किया हमने कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अलग अलग जानवरों की हमने ली और उसको हमने कंपैरेटिव स्टडी किया, कौन कितना किससे मैच कर रहा है। तो हमने पता किया कि जो गाय होती हैं वो भेड़ से ज़्यादा सिमिलर होती हैं एज़ कम्पेयर टू पिग, यानी कि पिग का उससे कम कनेक्शन थोड़ा कम है, लेकिन गाय का कनेक्शन जो है वो भेड़ से ज़्यादा है। तो हम इसका क्या बनाएंगे, इसका हम बनाएंगे फाइलोजेनेटिक ट्री बनाएंगे। तो फाइलोजेनेटिक ट्री जब भी हम बनाएंगे तो हम गाय और भेड़ को पास पास रखेंगे और अलग लीनिएज जो जाएगी उसमें हम सूअर को रखेंगे। और इससे क्या पता चलता है कि गाय और भेड़ जो है एक लीनिएज में आ रही है, इसका मतलब ये दोनों पास पास है, यानी कि थोड़ा सिमिलर है। और ये पूरा अलग है, देखो अलग ब्रांच में जा रहा है, इसका मतलब इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस प्रकार जो है हम फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं। और फाइलोजेनेटिक ट्री को जातिवृत्त वृक्ष भी कहा जाता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन किससे कितना ज़्यादा सिमिलर है और किसको पास में रखना चाहिए। और इसी से तो हम तुम्हारा जूलॉजी में जो क्लासिफिकेशन है वो भी तो ऐसे ही होता है ना, एवीज, मैमल्स, ऐसे डिवाइड करते हो ना तुम लोग। जैसे सबसे पहले अगर फिश आती हैं, फिर एम्फीबियन आता है, रेप्टाइल्स आता है, एवीज आता है, मैमल्स आती हैं, तो ऐसे हम डिवाइड करते हैं। तो इसी प्रकार डिवाइड करते हैं उसको कि कौन किससे कितना ज़्यादा सिमिलर कर रहा है। नया कैरेक्टर आ रहा है
तो कैसे आ रहा है और उसमें किससे कितना वो मैच कर रहा है, तो उस प्रकार हम फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, इसमें कंप्लीट हो गया है। अब है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की क्या प्रक्रिया रही होगी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें 5 पॉइंट के बारे में बताया गया है। पहला है स्थायित्व कारक, सेकंड है विभिन्नता कारक, थर्ड है परिवर्तन कारक, फोर्थ है निर्देशक कारक, फिफ्थ है विभाजक कारक। इसमें हम फर्स्ट की बात करेंगे। फर्स्ट है स्थायित्व कारक। देखो, ये बात तो हम जानते हैं कि कोई भी लक्षण जो होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अगर नहीं होता है तो उसको आनुवंशिकी कहा जाता है, यानी कि हेरिडिटरी कहा जाता है, जब लक्षण बिना किसी परिवर्तन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मूव करता है। इसके 4 कारण हो सकते हैं। पहला कि जीन अर्थात जो आनुवंशिक इकाई है उसका सापेक्षिक स्थायित्व, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ जीन के अंदर, जीन पूल के अंदर और क्रोमोसोम के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, ये हो सकता है। सूत्रीय कोशिका विभाजन की प्रक्रिया का सापेक्षिक स्थायित्व, यानी कि सूत्रीय कोशिका जब विभाजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि सूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया जो है जीन व गुणसूत्र की स्थायित्व को बनाए रखने में सहायक होती है। तो वहाँ पे गुणसूत्र में ना तो जीन का चेंजेस होता है, ना ही जब डिवीजन होता है ना ही जीन का चेंजेस होता है, ना ही वहाँ पे गुणसूत्र में चेंजेस होता है। तो ये भी हो सकता है कि इसको स्थायित्व प्रदान कर रहा हो, जिससे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है लक्षण जा रहे हैं। हो सकता है कि समय की लंबी अवधि तक वातावरण में जो मुख्य कारक थे वो स्थिर रह गए होंगे, अब उसमें चेंजेस नहीं हो रहा है, तो ये भी हो सकता है। सेकेंड बात करते हैं हम विभिन्नता कारक। सेकेंड है विभिन्नता कारक। विभिन्नता कारक को समझने के लिए हम समझते हैं कि जो मेंडल ने अलग अलग रेशियो दिए थे तो उसको हम बोलते हैं मेंडेलियन रेशियो, मेंडेलियन अनुपात। तो उसने क्या किया, उन्होंने जो जेनेटिक्स के जो नियम थे, मेंडल के जेनेटिक्स के नियम थे, और एक लक्षणों का उसने अनियमित पृथक्करण का बताया कि पृथक्करण कैसे होता है, पुनर्संयोग कैसे होता है, उसमें माइटोसिस और बाद में निषेचन होता है, निषेचन की वजह से क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या पेयरिंग बनती है, तो वो सब मेंडल ने बताया था। तो ये सब हम यहाँ पढ़ेंगे। और प्राणियों की अधिकतर जो वेरिएशन होती है आनुवंशिक तो होती नहीं है, क्योंकि आनुवंशिक होगी तो वो नई स्पीसीज बनाएगा, फिर तो आनुवंशिक तो होती नहीं है। तो वो क्या करती हैं, कुछ वातावरण के अंदर परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे एनवायरमेंट कंडीशन कुछ हो गई ऐसी वैसी, तो इस वजह से क्या होता है कि उसमें कुछ बाह्य कैरेक्टर में चेंजेस हो जाते हैं। तो बाह्य कैरेक्टर में चेंजेस होने की वजह से ये अंदर के कैरेक्टर में चेंजेस होता नहीं है। तो यहाँ पे जो बाह्य कैरेक्टर में चेंजेस होते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते। तो उस वजह से हमारे इसमें क्या होता है कि जीन के अंदर चेंजेस नहीं होते, क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस नहीं होते, क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, टेम्पररी है। अब हम बात करते हैं थर्ड है परिवर्तन कारक। अब परिवर्तन करने के लिए 2 ही कारक है हमारे पास, एक तो गुणसूत्र और एक जीन। हो सकता है गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाए, उत्परिवर्तन हो जाए, उत्परिवर्तन म्यूटेशन होगा तभी तो होगा, हो सकता है जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए, है ना। 4 निर्देशक कारक। निर्देशक कारक जिसको गाइड फैक्टर भी कहा जाता है, यानी कि ये निश्चित कैरेक्टर को शो करेगा, यानी उसकी तरफ निर्देश करेगा, इशारा करेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं कि श्रेष्ठ जीवाश्म अभिलेख को प्रमाणित होता है, यानी कि हम जितने भी जीवाश्म हैं उसको हम लेते हैं, उसमें से जो सबसे अच्छा होता है जीवाश्म, उसके हम कैरेक्टर को लेते हैं और उसके कैरेक्टर में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और उसकी एक समय सीमा तक उसमें क्या क्या चेंजेस हुए रहेंगे उसको हम नोट करते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं नियत विकास। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोजेनेसिस कहा जाता है। सेकेंड हो सकता है कि एक बड़ी वातावरणीय परिवर्तन सीमा तक उद्विकास परिवर्तन जो हैं वो अडेप्टिव रहे होंगे, एक सीमा तक तो उसमें अनुकूलन रहा होगा, कुछ अडेप्टिव जो कैरेक्टर हैं उसने अपने अंदर लिए होंगे, और इस वजह से क्या होगा, वहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन हुआ होगा, जिसमें जो सर्वाइव कर रखी होगी प्रजाति वो आराम से वहाँ फिट हो जाएगी, और जो सर्वाइव नहीं करेगी उसको यहाँ से स्किप कर दिया गया होगा, ये भी मान सकते हैं। फिर हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है
विभाजक कारक। डिवाइडिंग फैक्टर, डिवाइडिंग फैक्टर का मतलब होता है कि किसी भी जाति को अगर हम अलग करते हैं तो अलग क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें कैरेक्टर अलग अलग होते हैं। क्योंकि अलग प्रजाति हम जब भी मानते हैं, समझ लो ये ए है, ठीक है, और ये बी है, ए से बी प्रजाति का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन ये दोनों आपस में जनन नहीं कर सकते, तो ये आइसोलेट हो गई, ये अलग है और ये अलग है, क्योंकि ये जनन नहीं कर सकते आपस में, एक दूसरे को पहचान ही नहीं पा रहे हैं, तो ये आइसोलेशन होता है। तो आइसोलेशन इस प्रकार पाया जाता है। और आइसोलेशन के लिए एनवायरनमेंट फैक्टर भी रेस्पॉन्सिबल होता है। ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट इसमें रोल प्ले नहीं करता है, एनवायरनमेंट की वजह से या फिर जियोलॉजिकल बैरियर की वजह से ये सब होता है। जियोलॉजिकल आइसोलेशन यानी कि बड़े बड़े पहाड़ आ जाए बीच में, समझ लो यहाँ पे कोई स्पीसीज है तो पहाड़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये यहाँ से मूव करके यहाँ नहीं जा पा रही है, तो यहाँ पे कोई और इसी का भाई यहाँ रह रहा होगा, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट कंडीशन अलग है, यहाँ पे एनवायरनमेंट कंडीशन अलग है, तो यहाँ पे ये कई सालों से रह रहा है, तो इसमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं, इस वजह से यहाँ के एनवायरनमेंट से ये अडप्ट है और वहाँ के एनवायरनमेंट से वो अडप्ट है। फिर बहुत टाइम बाद, हज़ारों वर्षों पूर्व बाद में हमने क्या किया, इन दोनों को एक जगह पे लाया, तो इसमें फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं आपस में, तो इसका मतलब ये अलग स्पीसीज बन चुकी है अब और वो अलग स्पीसीज बन चुकी हैं, पर इनके जो पूर्वज हैं वो एक ही रहे होंगे, ये हम कंसेप्ट मानते हैं। तो ये है कि अगर हम बात करें कि जो भी प्रजातियां होती हैं, पुरानी जातियों का विभाजन 2 या 2 से अधिक जातियों में कर सकते हैं, तो उसका जो आइसोलेशन मैकेनिज्म कहा जाता है कि प्रजातियों को हम कैसे कैसे अलग कर सकते हैं, अलग करने की बहुत सारी प्रोसीजर पाई जाती हैं। अब हम बात करें कि जो भी इवोल्यूशन हुई है, तो इवोल्यूशन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये जो हो रहा है ना, जियोलॉजिकल बैरियर आ रहा है बीच के अंदर, तो ये सारा इवोल्यूशन के थ्रू ही होता है, एक साथ कभी नहीं होता, एकदम से कभी नहीं होता। ये इवोल्यूशन का जो प्रोसीजर होता है बहुत ही स्लो होता है, बहुत टाइम लगता है इसमें, तो ये एक साथ नहीं हो सकता। और इस वजह से जो है पीढ़ी दर पीढ़ी संतति के अंदर जो है जनक के जो संतति होती हैं उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस होने लगता है, चेंजेस आ जाता है, और ये चेंजेस जो है परमानेंट हो जाता है, ये वापस वहाँ से जाता नहीं है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार चेंजेस चलते रहते हैं। इस वजह से जातियाँ जो हैं वो नई जातियों को जन्म देती हैं, नई स्पीसीज़ का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें इवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल एंड इट्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। प्रोकैरियोटिक का ओरिजिन कैसे हुआ, यूकैरियोटिक का ओरिजिन कैसे हुआ, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आई थिंक। उसके बाद है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जिसमें हार्डिंग वीनबर्ग प्रिंसिपल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, और जो वीडियो रह गए हैं, एक क्लास के एक बुक के मैंने वीडियो दिए हैं, तो वो वीडियो मैं वापस से चलाऊँगी, तो तुम्हारा वहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा। जिसने अटेंड नहीं किया है, बाई चांस किसी वजह से रह गया है, तो वो वहाँ पे वापस अटेंड कर लेना क्लासेस।